ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। जैसे आज आप सब जानते हैं कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है। तो मित्रों, आज विश्व पृथ्वी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आज विश्व पृथ्वी दिवस है तो हम पृथ्वी को संरक्षित करने की शपथ भी लें और हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पृथ्वी को स्वच्छ, सुंदर और निर्मल रखें, प्रदूषण से बचाएं। ग्लोबल वार्मिंग आप सब सुनते हैं, जानते हैं, तो उससे बचाने का दायित्व हमारा अपना है। मित्रों, मैं आपको बहुत सार गर्वित जानकारी दूंगा। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। 2024 की थीम है, हर वर्ष जो संयुक्त राष्ट्र है, महासभा है, थीम डिसाइड करती है। तो इस वर्ष की थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। क्या है? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो जो सिंगल यूज़ उद्देश्य इसका है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को उपयोग को समाप्त करना है और उसके ऑप्शन की तलाश पर जोर देना है। 2023 की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट थी। तो इस बार जो है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक है। देखिए, आप सब सुनते हैं, जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग जो है हमें नहीं करना चाहिए, परंतु प्लास्टिक इतनी सहज और सरल हो गई है कि उसका उपयोग किए बिना हम नहीं रह पाते। तो कई बार प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए, शासन ने लगाए, थैलियाँ मिलना बंद हुई, कुछ समय तो ये चला, परंतु फिर वो निरंतर जीवन के एक शैली के रूप में हमने अपना लिया है और प्लास्टिक को हम त्याग नहीं पा रहे हैं। बात ज़रूर हम करते हैं कि हम आज विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, हम पृथ्वी पर पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें, परंतु ये संभव नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं हम उस पर डिपेंड हो गए हैं। हमें दूसरे विकल्प की तलाश करनी होगी और इसके लिए काफ़ी विकल्प भी विकसित हुए थे, परंतु वो उतने सक्सेस नहीं हुए क्योंकि वो उतने सफल नहीं होने के उसके कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा मूल्य जो है, प्लास्टिक सबसे सस्ता बनता है, मजबूत होता है। अब जो चाइना की जो प्लास्टिक अब मार्केट में आ गई हैं वो काफ़ी पतली रहती हैं और काफ़ी मजबूत हैं और वो टूटती नहीं है। उसमें कितना भी वजन आप रख के ला सकते हैं। थैली के अनुरूप जो इंडियन प्लास्टिक है उसमें यदि आप ज़्यादा वज़न डालेंगे वो तत्काल टूट जाती है। मगर अब नई प्लास्टिक मार्केट में आई है, चाइना प्लास्टिक जो लोग बताते हैं उसको। तो देखिए मित्रों, हमको कहीं ना कहीं हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, हम दूध लेने जाते हैं, तो जब दूध लेने जाते हैं तो बर्तन लेके जाएं। यदि हम सब्ज़ी लेने के जाते हैं तो हम वहाँ पर थैला लेके जाएं। वो कोशिश करना पड़ेगी हमें, एक ना एक दिन तो हमें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। आज भी देखने को मिल रहे हैं। आज आपने न्यूज़ देखा होगी कि दिल्ली का एक पहाड़ है तो वो जल रहा है। मुझे सुबह सुबह मैंने न्यूज़ में देखा तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि दिल्ली का पहाड़ जल रहा है और दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पर आपकी सरकार है और वो यदि आग नहीं बुझा पाते और उनका जो कचरे का ढेर है वो जलता रहता है, तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों को पालन करने में विफल हो रहे हैं। देखिए, आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने क्या किया? उस वादा किया था कि हम ये कचरे का पहाड़ यदि म्यूनिसिपल में आ गए तो हम कचरे का पहाड़ हटा लेंगे। मगर वो म्यूनिसिपल में आज उनका मेयर है, सरकार उनकी है, सब कुछ उनके पास है, परंतु वो सिर्फ झूठ, फरेब और इस तरह की बातों में अपना पूरा मित्रों, पहले बात करते हैं पृथ्वी दिवस की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वी दिवस को मनाने का विचार पहली बार 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में शांति कार्यकर्ता
जॉन मैककोनेल, शांति कार्यकर्ता थे, जॉन मैककोनेल द्वारा दिया गया था। शुरू में इस दिन को मनाने का उद्देश्य पृथ्वी को का सम्मान करना था। 22 अप्रैल 1970 को सबसे पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 1990 में डेनिस हेस ने विश्व स्तर पर इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 141 देशों ने भाग लिया। साल 2016 में पृथ्वी दिवस को जलवायु संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया गया। वर्तमान में पृथ्वी दिवस नेटवर्क में 190 देशों में 20,000 साझेदार और संगठनों में फैला हुआ है। मैंने आपको इस वर्ष की थीम बताई है और 2024 की जो थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक है। पृथ्वी दिवस मनाने की वजह मुख्य रूप से है पृथ्वी दिवस पर लाखों लोग मिलकर प्रदूषण और उससे खतरा पहुंचाते हैं। जो लाखों नहीं अरबों लोग कहेंगे, सभी लोग कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं प्रदूषण के लिए, और उससे खतरा पहुंचाने वाली चीज़ें जैसे वनों की अवैध कटाई, पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हों। इस मौके पर दुनिया भर में तरह तरह के कार्यक्रमों की मदद से लोगों को पर्यावरण से होने वाले खतरे के बारे में बताया जाता है और उन्हें पृथ्वी को बचाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जागरूक किया जाता है। मित्रों, ये जो जितने भी दिवस हैं आजकल जो है सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह गए हैं। कहीं भी इस तरह के कोई कार्यक्रम पृथ्वी दिवस पर दिखाई नहीं देते। जो विभाग इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो शायद इसको ध्यान नहीं देते हैं, और इसको सबसे पहले हमारे जो विभाग हैं, जो सिस्टम है, जो सरकार है, इसको जागृत करने की आवश्यकता है। यही देखिए सरकार का दायित्व है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करें, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करें। तो उनके पास संसाधन है। एनजीओस का भी दायित्व है कि वो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करें और पृथ्वी को बचाने का सतत प्रयास करते रहें। ये एक दिन में संभव नहीं है, कोई भी चीज़ को एक दिन में संभव नहीं है, मगर पृथ्वी दिवस को हम वृहद स्तर पर मनाएं। मगर आजकल ना तो कोई संगोष्ठी देखने को मिलती है, ना ही किसी विभाग के द्वारा कोई कार्यक्रम इस तरह का कोई दिखाई देता है। मात्र व्हाट्सएप पर विश्व पृथ्वी दिवस की बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको मिलती हैं और आप वहीं तक सीमित हैं। अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आप कहीं भी तत्पर दिखाई नहीं दे रहे। कोई भी व्यक्ति जो है तत्पर दिखाई नहीं देता। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को स्वच्छ बनाने का कृत संकल्प लिया था और उन्होंने स्वयं उसके लिए प्रयास किया और जगह जगह झाड़ू लगाई। आपने कभी ध्यान दिया हो तो मोदी जी यदि कोई कचरा है और वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, नैपकिन यदि हाथ पोंछा उसको तो नैपकिन को कहीं भी वो डालते नहीं है, जेब में रख लेते हैं और जहाँ भी डस्टबिन मिलता है वह वहाँ पर डालते हैं। इसका असर हुआ है। इसका असर जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, वो उसमें बहुत बड़ा उनको असर देखने को मिलता है और वो कचरा यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं फेंकते हैं। आजकल आप देखिएगा नई पीढ़ी बिल्कुल कचड़े को नहीं फेंकती है। जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कचरे को अपने बैग में, पिट्ठू बैग में या कहीं भी रख लेते हैं और जहाँ भी उन्हें डस्टबिन मिलता है वहाँ पर उसको डालते हैं। मुझे कई मौके मिले हैं। मैंने बॉम्बे आईआईटी के फंक्शंस को अटेंड किया है जहाँ पे वहाँ पे हज़ारों की संख्या में छात्र इकट्ठे होते हैं और फूड स्टॉल्स लगे रहते हैं। काफ़ी लोग रात भर मौज मस्ती करते हैं, ऑर्केस्ट्रा चलता है, परंतु वहाँ पर सारे बच्चे स्वयं कुछ भी खाते हैं, उसकी प्लेट है तो उसको
डस्टबिन में भी डालते हैं, और वहाँ पर मैंने देखा है कि वो पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल ना के बराबर करते हैं और पॉलीथीन का उपयोग नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, जागरूकता आई है और जागरूकता को हमें सतत बनाए रखना है। और हमको पर्यावरण, देखिए पर्यावरण पर बुरी तरह से बिगड़ रहा है। कोरोना काल में इस बात की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता को यदि हमने कभी समझा है तो कोरोना काल में समझा है। सबसे अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत हमको कोरोना के समय प्रतीत हुई, और तभी ऑक्सीजन की कमी, खून में ऑक्सीजन कितनी होती है, खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, इस बात का ज्ञान हमें पुनः जागृत हुआ। मैं नहीं कहता कि लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को पता हुआ, मगर आम जनता को उसी समय, कोरोना के समय में, कि ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर भी होता है, हमारी ब्लड की ऑक्सीजन का लेवल भी हम नापते हैं, ये सब डॉक्टर्स का विषय था, मगर आम जन तक ये पहुंचा। तो यदि हमने कोरोना में अपने परिजनों को काफ़ी बड़ी संख्या में खोया है और देश में बहुत अधिक कैजुअलिटी देखने मिली है, उसके बाद भी यदि हम सजग नहीं होते हैं पर्यावरण को बचाने में, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद ही हमारा कोई होगा। तो मित्रों, मैं आप सबसे बारंबार अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो हमारी थीम है वो पॉलीथीन का, सिंगल यूज़ पॉलीथीन का हम कम से कम उपयोग करें, और यदि हो सके, संभव हो तो उसके विकल्प अवश्य ढूंढें और उसका उपयोग पूर्णतः बंद कर दें। जैसे पानी की बोतल है, तो आप पानी की बोतल, स्टील की बोतल ले सकते हैं, कांच की बोतल ले सकते हैं, तो उसका उपयोग बंद करें। और यहाँ वहाँ जो बोतल फेंक देते हैं वही जो है सबसे ज़्यादा नुकसानदेही है। और यदि दिल्ली के जो कचरा का जो पहाड़ है दिल्ली में, यदि उसमें आग लगी है आज के दिन, तो उसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ ज्वलनशील है तो वह है पॉलीथीन, और पॉलीथीन जल रही है, आप सब देख रहे हैं। और दिल्ली तो हमारे देश की राजधानी है, और दिल्ली में तो सभी पढ़े लिखे विद्वजन की नगरी मानी जाती है, परंतु वहाँ पर इस तरह का कृत्य और इस तरह का उपेक्षात्मक भाव लोगों में मिलना, लोग बड़ा हल्ला करते हैं कि फराली जलाई जाती है, ये जलाई, फराली तो बहुत छोटा सा है। अब जो पॉलीथीन का पहाड़ जल रहा है उससे कितना प्रदूषण होगा। पॉलीथीन और फराली का यदि दोनों का आप कंटेंट देखें कि कौन किस में ज़्यादा गैस निकलती है, तो आप पाएंगे कि प्रदूषण करने के लिए जो पॉलीथीन जलता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में जहरीली गैसें भी निकलती हैं, और वो पॉलीथीन वो पर्यावरण को बहुत अधिक प्रदूषित करती हैं। फराली तो नाम मात्र के लिए है, और चूँकि किसान गरीब होता है और सदैव जो है अमीर और गरीब के बीच बड़ी खाई है, तो अमीर लोग जो है, जो रईस लोग हैं, वो बहुत जल्दी से बहुत गरीब के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि वो फराली किसान ने जला दी, क्योंकि किसान गरीब है, किसान की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए बड़ा आदमी कुछ भी बोल सकता है कि फराली से प्रदूषण हो गया। तो फराली उतना बड़ा कारण नहीं है प्रदूषण का जो दिल्ली में है, और भी बहुत सारे कारण हैं। क्या दिल्ली में, राजधानी में लोगों ने पॉलीथीन का उपयोग करना बंद किया? नहीं किया। मैं राजधानी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई राजधानी से कोई मेरे को कष्ट है किसी तरह का, वही विद्वेष, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो राजधानी का सभी लोग अनुकरण करते हैं, सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर लौट के उसका अनुकरण करते हैं। हम हमेशा अपने से बड़ों के द्वारा किए हुए कृत्यों का अनुकरण करते हैं। इस कारण से मैं यह बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बीच में भी बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे झाड़ू लगाई, स्वच्छता का अभियान चलाया, तो उसका लोगों ने अनुकरण किया कि जब मोदी जी और इतना बड़ा देश का इतना बड़ा व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इससे जागरूकता लोगों में आई है। इसी तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए भी हमको प्रयासरत होना होगा।
अभी देखिए एक और बहुत अच्छी बात मोदी जी ने संकल्प पत्र में भी कही है। यह मेरा राजनीतिक नहीं है, मगर संकल्प पत्र में उन्होंने कहा है कि हम जन जन तक गैस जो है पाइपलाइन से भेजेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। शायद इससे बड़ा एक नल जल प्रोजेक्ट है कि हर घर में नल पहुंचा रहे हैं, हर घर में पानी उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि हम हर घर में गैस को पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो सोचो आप, यदि वनों की अवैध कटाई रुकी है, वनों का जो दोहन कम हुआ है, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है उज्ज्वला गैस है, जो हमारी माननीय मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाई है। उज्ज्वला गैस के कारण जो गरीब तबका है, जो लकड़ी के ऊपर निर्भर था, उसने आज जो है इसको बंद कर दिया है, लकड़ी को जलाना बंद कर दिया और लकड़ी जलना बहुत कम हो गया है। लकड़ी जलना कम हो गया तो उसके बाद लकड़ी की कटाई भी कम हुई है। दूसरा, वैकल्पिक स्रोत लोगों के पास उपलब्ध हो गया, गैस उसका वैकल्पिक स्रोत है। इसी तरह से लकड़ी का दूसरा उपयोग था घरों में तो घर जो बन रहे हैं गाँव में, वो पक्के घर बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो बांस बल्ली की आवश्यकता थी वो उनकी ख़त्म हो गई है। इस वजह से जो बायोटिक प्रेशर था फॉरेस्ट के ऊपर, वनों के ऊपर, वो बहुत कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व की को इसका श्रेय जाता है कि हमारे नेतृत्व ने इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई। दूसरा, एक अब फर्नीचर के वो लिए उपयोग होता है वनों का, फॉरेस्ट का जो टीक है वो उसके ऊपर होता है। यहाँ पर मैं बताऊँ, कल जो है महावीर जयंती थी और महावीर जी का वृक्ष सागौन है। तो सागौन का वृक्ष उनका प्रतीक है। तो सागौन के उपयोग के लिए महावीर स्वामी ने, जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उन्होंने सागौन की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प लिया था अपने प्रतीक वृक्ष को मानते हुए। मुझे कहते हुए अफसोस है कि जो हमारे जैन अनुयायी हैं वो इससे दिग्भ्रमित भी हुए हैं, कुछ दिग्भ्रमित हैं और सागौन के वृक्षों पर आधारित वो व्यापार भी करते हैं। वो अलग विषय है कि उनकी कितनी श्रद्धा हमारे तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर में है, वो उनका विषय है। परंतु कहीं ना कहीं महावीर स्वामी ने उसको सुरक्षित करने के लिए लोगों को संकल्पित किया था। तो मित्रों, ये हमारी श्रेष्ठतम, महावीर स्वामी से श्रेष्ठ मैं नहीं समझ सकता कोई इस पृथ्वी पर है जो 24वें तीर्थंकर थे। उनसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, वो सबसे श्रेष्ठतम है। तो उनकी यदि शिक्षा को हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमको इसको आत्मसात करना चाहिए और वनों की सुरक्षा और वनों के को बढ़ाने का हमें सतत प्रयास करना चाहिए, तभी हम इस पृथ्वी को बचा सकेंगे। देखिए, पृथ्वी में जो इकोसिस्टम है उसमें करोड़ों जीव जंतु, फ्लोरा और फोना दो चीज़ें आती हैं। तरह तरह के औषधियाँ हैं, वृक्ष हैं, और उतने ही फ्लोरा और फोना, उतने ही जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हैं जो जिनका जीवन यापन उसमें चलता है और सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। हम कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। यदि घास की बात करें तो हर्बीवोर्स उसको खाते हैं, इंसेक्ट्स भी घास को खाते हैं। तो इंसेक्ट्स को पतंग, ये जो उड़ने वाले पक्षी हैं, कौवे हैं, कबूतर है, ये उनका भोजन है। फिर यदि हम उसकी बात करें तो हर्बीवोर्स का भोजन, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स का भोजन है, पैंथर है, टाइगर है, तो सबसे ऊपर फिर मानव आता है।
तो इस तरह से इकोसिस्टम यदि अलग अलग इकोसिस्टम करें तो अलग अलग इकोसिस्टम में सबसे ऊपर मानव ही आता है। तो मानव का ही यह कर्तव्य है कि मानव के पास विवेक है, बुद्धि है, बोलने की प्रतिभा है, किसी चीज़ का अनुकरण करने की क्षमता है, किसी कार्य को निर्धारित करने की क्षमता है। देखिए अभी मैं पढ़ रहा था हिमालय के पास, जो तिब्बत के पास के जो गांव हैं गर्मियों में खाली हो जाते थे, परंतु वहाँ पे आइस के उन्होंने पहाड़ बना रखे हैं। तो वो आइस के पहाड़ करोड़ों टन पानी उनको देते हैं और पूरी गर्मी उनको पानी सतत रूप से मिलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पूरा गर्मी के सीज़न में तिब्बत के लोग नीचे तराई के इलाके में आ जाते थे जहाँ पर पानी उपलब्ध रहता था, परंतु जब से उन्होंने आइस के पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ बनाना शुरू कर दिए तो पानी उनका पूरे 12 माह उनको पानी मिलता है और पानी की कमी उन्होंने समाप्त हो गई है और वो वर्ष पर्यंत वहीं रहते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए आवश्यकता उनको पानी की हुई तो उन्होंने उसके लिए बर्फ़ के पहाड़ तैयार कर लिए और उसकी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। जगह जगह बच्चे भी आइस के पहाड़ बनाते हैं। एक प्रतियोगिता अभी मैं पढ़ रहा था, 3 लाख रुपए एक स्कूल के बच्चों ने जीता है। तो ये उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। इसी तरह से हमको पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए हमको जीवन का एक अंग बनाना होगा। दैनिक जैसे सनातन संस्कृति हमारी बोलती है, सनातन संस्कृति में हम हर चीज़ की पूजा करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। जो भी सनातन वाले हैं तो सुबह प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ करने का प्रावधान है। उसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। एक तो हम सूर्य को पूजा करके हम अपने शरीर को कम से कम वस्त्र पहन के सूर्य के सामने खड़े होते हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो आजकल विटामिन डी की पूर्ति होती है। हमारा शरीर में विटामिन डी की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। हमने इस संस्कृति को छोड़ा है। तो क्या है, अब आप देखिए यदि आप कोई टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी की कमी आपके शरीर में पाई जाती है, तो फिर हम दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। जबकि हमारे सामने सूर्य है, यदि हम आधे घंटे सूर्य के समक्ष रहेंगे प्रातःकाल में तो वे स्वमेव हमारा शरीर सक्षम है विटामिन डी को बनाने के लिए और हमारा शरीर उसको बना लेगा। तो ये तो हमारी संस्कृति है। हम हर चीज़ की पूजा करते हैं। दूबा जो है, दूबा घास है, वो सबसे अच्छा जो है सॉइल इरोजन रोकने के लिए सबसे अच्छी घास है। साइनोडाइन डेक्टोलान जो बोलते हैं दूबा घास, उसको भगवान गणेश को अर्पित करके पूजा करते हैं कि ये दूबा जो है, बिना दूबा के गणेश जी की हम पूजा नहीं करते हैं, तो भगवान को अर्पित करते हैं। उससे सांप और बिच्छू की दवाई भी बनती है दूबा घास से। तुलसी की हम पूजा करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा उससे दवाइयाँ बनती हैं। तो हम हर चीज़ को पूजा के तरह उसको, पूजा मतलब हमारा धर्म। देखिए शब्द जो है परिवर्तित होते रहे समय देश काल के अनुसार, तो हमने पूजा पीपल जो है साइंस से पहले लोग नहीं जानते होंगे। अब साइंस ये कहती है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम उसकी पूजा करते हैं। कोई भी सनातन प्रेमी आप किसी से कहेंगे तो पीपल का वृक्ष नहीं काटेगा। तो ये हमारी संस्कृति है। पीपल है, बरगद है, बरगद की हम पूजा करते हैं चारों तरफ। तो वट सावित्री के दिन महिलाएं उसकी पूजा करती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमने पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए इसको हमने अपने जीवन में अंगीकार किया है। अमृता जो गिलोय है, अमृता शास्त्रों में, वेद में उसको अमृता कहा गया है।
अम्लता की हम पूजा करते हैं। अम्लता को यदि गिलोय है और नीम चढ़ी है तो वो तो अमृत है। और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अम्लता आप सब गिलोय के नाम से जानते हैं, तो टिनोस्पोरा कार्डिफ्लोरा, टिनोस्पोरा कार्डिफ्लोरा बॉटनिकल नेम है। हृदय के समान उसकी जो है लीफ होती है, इसलिए उसको कार्डिफोलिया कहा है। तो ये सारी चीज़ें यदि हमने पूजा की है उनकी, शास्त्रों में हमने उसका वर्णन किया है, तो उसके पीछे हमारा पर्यावरण को संतुलित रखना, पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से रोकना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, ये कहीं ना कहीं हमारे जो ऋषि मुनि थे उनका ये कंसेप्ट था। तो मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बोलना चाहता, आप सब बहुत समझदार हैं और इसको जन जन तक पहुंचाएं। और वेद यदि आप जाएंगे तो वेद में हर चीज़ का वृत्तांत मिलता है, पृथ्वी का ओरिजिन मिलता है। फिर मैंने बोला कि जैसे हमने सूर्य की पूजा की तो हम चंद्र की भी पूजा करते हैं, हम जल की भी पूजा करते हैं, हम वायु की भी पूजा करते हैं। तो देखिए, जल हमको स्वच्छ रखना है, हमें अपनी नदियाँ सुरक्षित रखनी है, उसमें प्रदूषण ना हो इस बात का ध्यान रखना है। हमारे जो तालाब हैं, जो पौंड हैं, जो कुएँ हैं, उनको प्रदूषण से बचाना है। ज़मीन के अंदर का जल हम कम से कम उपयोग करें, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। उसी तरह से हम चंद्र की भी पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं। तो जब वायु की हम पूजा करते हैं तो कम से कम हम वायु को प्रदूषित ना करें। वायु को शुद्ध करने के लिए वैदिक रीति हमारे शास्त्रों में मिलती है और हम हवन और यज्ञ करते हैं। यज्ञ से हमारी वायु प्रदूषण रहित होती है और ये वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि यज्ञ से जो वायु है वो प्रदूषण रहित होती है और वो प्राणवायु बन जाती है और उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हमने उपाय किए हैं। संस्कृति में कहीं ना कहीं हमने यज्ञ, हवन, पूजा, ये सब हम करके इसको कहीं ना कहीं हम ने पर्यावरण के प्रति पहले से सजग रहे हैं। सवाल ये है कि हमें पुनः अपने आप को उस दिशा की ओर ले जाना है, जागरूक करना है और हमको अपना पर्यावरण को बचाना है, संतुलित करना है। ग्लोबल वार्मिंग, आप ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें जितना बोला जाए उतना कम है, परंतु मैं तो बस आपसे यही निवेदन करूंगा, जो इस बार की थीम है कि पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। तो हम इसको जो विश्व पृथ्वी दिवस है, इसको यदि हम सफल बनाना चाहते हैं तो मित्रों पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करें। और इस तरह की घटनाएं, दिल्ली के पहाड़ जैसे दिल्ली में आग लगी हुई है, ऐसी घटनाएं ना हो हमारे आसपास, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और आपको यदि मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।